हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 8 देख रहे हैं। हम लोग को टोटल 22 एक्ट पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। आज हम लोग 17th और 18 एक्ट देखेंगे। तो आज का एक्ट है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये जो एक्ट है, जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं ना, ठीक है, LIC, उसी टाइप का एक एक्ट है। लेकिन इसमें आपकी जान को यदि खतरा होता है हैजर्डस सब्सटेंस के कारण, तो सरकार आपको मुहैया प्रदान करती है। इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1991 में। ये एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑकरिंग वाइल हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंस। बात क्लियर है, यदि कोई भी पर्सन हैजर्डस सब्सटेंस को हैंडलिंग करते हुए एक्सीडेंट होता है तो सरकार आपको कुछ मदद करती है। ठीक है, वो एक्सीडेंट के ऊपर है कि एक्सीडेंट कितना बड़ा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, लायबिलिटी इंश्योरेंस इज़ अवेलेबल टू प्रोटेक्ट यू। ये आप लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है अगेंस्ट लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एनी एक्सीडेंट। यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है जिसके कारण अफेक्टिंग एनी पर्सन ऑकरिंग वाइल हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंस। सेम बात है, ठीक है। हैजर्डस के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यदि उसको हैंडलिंग करते हुए या किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट होता है तो सरकार आपको मदद करेगी। लायबिलिटी में होता क्या है, टू पे डैमेज टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स अदर देन द वर्कमैन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हो, कोई भी विक्टिम्स यदि एक्सीडेंट्स के द्वारा मरा है तो उसको वो सरकार पेड करेगी। फॉर वर्कमैन पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इज डिटरमाइंड अंडर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट। ये पहले से ही बना हुआ एक एक्ट है, उसके अंतर्गत कंपेंसेशन दिया जाएगा कि कितना ज़रूरी है उसको उतना ही पैसा दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं। यदि ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट है तो आपको बिग अमाउंट दिया जाएगा, और यदि आप सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, आपको हॉस्पिटल ले गया है, तो आपको यदि दवाई में जितनी खर्च हो रही है उसी हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन एक्ट दिया जाएगा। जैसे 2 इंसिडेंट्स हुआ था, एक 1984 में, एक 1986 में। भोपाल गैस स्ट्रेटजी एंड श्री राम केमिकल्स दिल्ली। इसमें ये जो हुआ था अपने कंट्री में हुआ था, फोर्स गवर्नमेंट टू इनैक्ट दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट पब्लिक विद इंश्योरेंस पॉलिसी। ये दोनों घटना को देखने के बाद ये ज़रूरी हो गया कि सरकार को कुछ एक्ट बनानी चाहिए पब्लिक को कंपेंसेशन देने के लिए, क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। अब इस एक्ट का पर्पस तो हम लोग जान ही गए हैं कि टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। सेम बातें। अब इसका स्कोप क्या है, अप्लाइज टू ऑनर्स हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस एंड कवर्स एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डेथ, इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज। ऑनर्स को ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी कारणवश हैजर्डस सब्सटेंस का यूज़ करते हुए किसी भी कारणवश यदि आपका डेथ होता है, इंजरी होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो उसको कवर किया जा सकता है। तो आपको पहले इसमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और आप अप्लाई नहीं भी करते हैं तो आज के समय में भारत सरकार आपको मुहैया करवाती है, और ये मैंडेटरी है। ऑनर्स ऑफ हैजर्डस फैसिलिटी मस्ट टेक आउट इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर दिस पोटेंशियल लायबिलिटीज। इसका आप लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए, पब्लिक को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, आज के समय में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोग, मैं आज के समय का आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हम लोग रेलवे टिकट लेते हैं IRCTC के द्वारा, तो वहाँ पे जब आप नेम, बर्थ, ये सब, नेशनलिज्म, ये सब भर देते हैं, आपका कितना एज है ये सब भर देते हैं, ट्रेन का पिन कोड ये सब दे देते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं, बर्थ नंबर ये सब दे देते हैं, तो फाइनल करने से पहले आपको देता है कि आपको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस आपको लेना है या नहीं।
आप यदि हाँ करते हैं तो एक्सीडेंट होने पे उसमें अलग अलग होता है, किसी इंजरी होगा तो 2 लाख रुपया मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा डैमेज होगा तो 5 लाख, और यदि डेथ कर जाते हैं तो 10 लाख तक आपको मिल सकता है। तो वो अप्लाई करना पड़ता है, उसमें ओके करना पड़ता है। यदि आप ओके नहीं करेंगे तो मुहैया आपको नहीं मिल पाएगी। पता कैसे चलेगा कौन सा बर्थ पे कौन सा आदमी था? इसीलिए आज के समय में ये ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन बहुत शर्तें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है रिलीफ इंक्लूड्स इम्बर्समेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, कॉम्पेंसेशन फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी, लॉस वेजेस एंड डैमेज प्रॉपर्टी। रीइम्बर्समेंट मतलब पैसा आपको मिल जाएगा मेडिकल खर्च के लिए यदि डेथ हो गया, यदि आप डिसेबिलिटी हो गए, जिसको हिंदी के टर्म में आजकल नया टर्म आया दिव्यांग। यदि आप चल फिर नहीं पा रहे, आपका हड्डी टूट गया या कुछ भी हो गया, आपकी नौकरी चलेगी, लॉस्ट वेजेस सब कुछ हो गया, या डैमेज प्रॉपर्टी हो गया, तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा। विक्टिम्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद इन द 5 years ऑफ एक्सीडेंट। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो 5 साल के भीतर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम ऑफिस के बाहर। ठीक है। कलेक्टर का रोल क्या हो? कलेक्टर होल्ड्स एन इंक्वायरी, मेक्स एन अवार्ड फॉर रिलीफ एंड दिस अवार्ड इज पेड बाय द इंश्योरर और ऑनर। कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, आपको पैसे देंगे, और ये पैसे किससे दिलवाएंगे? जिसके कारण आपको नुकसान पहुंचाया गया है या पहुंचा है। मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट होता तो रेलवे आपको पैसा देगा। ठीक है। मान लीजिए बस एक्सीडेंट होगा तो उसका जो ऑनर है वो आपको पैसा देगा। रोड के जो ऑनर होते हैं वो पैसा देते हैं। इन्वायरमेंट रिलीफ फंड। इन्वायरमेंट अपना एक रिलीफ फंड भी रखता है। ए फंड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम विच असिस्टेंस टू विक्टिम्स कैन बी पेड। ठीक है। एक फंड है जो इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, जो विक्टिम्स को दिया जाता है। ये सिंपल सा बात है। तो पब्लिक इंश्योरेंस एक्ट में हम लोग को, लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में इतना ही जानना है कि सबसे पहले 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या रोल सब है। ठीक है। हम लोगों ने एक नोट्स के रूप में डिटेल में जाना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। 18वां एक्ट, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। ठीक है। इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2000 में। ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू साउंड। आवाज़ के कारण एटमॉस्फेयर में यदि कुछ ध्वनि में प्रॉब्लम हो जाए, इम्प्योरिटी हो जाए वायुमंडल में, किसके कारण? ध्वनि के कारण, तो उसको हम लोग नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। वाई डू वी नीड, इसका क्या ज़रूरत है? Recent studies reveal that a prolonged exposure to noise levels above 90 decibels can cause permanent deafness. अभी के अध्ययन में पता चला है कि नॉइस पॉल्यूशन यदि ज़्यादा हो और 90 डेसिबल से ज़्यादा हो तो आप बहरे हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो रिसर्चर का ओपिनियन है that if the present noise level continued unfettered, future generation may be born deaf and dumb. यदि आज के समय के नॉइज़ लेवल्स को नहीं रोका गया, नहीं कम किया गया, तो आने वाले समय में जो भी बच्चे होंगे वो बहरे होंगे और दिमाग से अपाहिज होंगे। ठीक है। इसको हम लोग डेफ एंड डम्ब कहते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को देखना है। 2000 में क्या आया था, ये आपके सिलेबस है, और मैं एकदम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ, ना ज़्यादा ना कम। एम्बियंट नॉइज़ स्टैंडर्ड, जितना स्टैंडर्ड नॉइज़ ज़रूरी है उतना ही। रूल्स इस्टेब्लिश्ड मैक्सिमम परमिशन नॉइस लेवल फॉर डिफरेंट लैंड यूज जोन्स। अलग अलग जगहों पे कितना नॉइज़ लेवल होना चाहिए जो ज़रूरी है वो इसके अंतर्गत है। आप देखिए, एक 4 भाग में बांटा गया। एरिया कोड, कैटेगरी ऑफ एरिया, दिन में कैसा रहेगा उसका साउंड और रात में कैसा रहेगा उसका साउंड। ए एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं,
दिन में आप 75 डेसिबल तक इसका यूज़ कर सकते हैं, रात में 70 डेसिबल, इससे ज़्यादा आपका साउंड नहीं होना चाहिए। बी एरिया में कमर्शियल एरिया आते हैं, ठीक, 65 डेसिबल तक आप दिन में यूज़ कर सकते हैं, 55 तक नाइट में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सी में आता है रेसिडेंशियल, जहाँ पे घर रहते हैं, 55 डेसिबल तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं, 45 दिन में, और नाइट में 45 तक। साइलेंस जोन आते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह ये सब होता है, 50 डेसिबल आपके दिन में हो सकते हैं और 40 नाइट में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट भी किया कि साइलेंस जोन में आते हैं हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कोर्ट्स। हॉस्पिटल पेशेंट रहते हैं, एजुकेशन बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, कोर्ट्स जज अपना कानून के संबंध में कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप लोग को देखना है, और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड रूल क्या है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर जहाँ तहाँ गाना बजाना ये सब होता है, प्रोहिबिटेड मतलब रोका जाता है, फ्रॉम यूज़ बिटवीन 10 PM से 6 AM, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसको रोक दिया जाता है। एक्सेप्ट इन, कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है। क्लोज प्रेमिसेस लाइक ऑडिटोरियम, जहाँ ऑडिटोरियम है वहाँ पे बजता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम साउंड में। और फॉर स्पेसिफिक कल्चरल ओकेज़न, यदि कहीं पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे इसको रोक दिया जाता है, फ्रॉम द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उससे पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। साउंड इमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड ड्यूरिंग द नाइट इन द साइलेंस जोन और रेसिडेंशियल एरिया। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना है जो साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। कौन से एरिया में, साइलेंस या रेसिडेंशियल एरिया में, वो भी नाइट के जोन में। डे टाइम माना गया है 6 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक, नाइट टाइम माना गया 10 PM से 6 बजे सुबह तक। पेनल्टी क्या क्या है भाई, तो जान लो। पेनल्टी फॉर वायलेटिंग नेशनल नॉइज़ पॉल्यूशन रूल, यदि आप नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स को तोड़ते हैं बहुत बड़ा पनिशमेंट है। डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑफेंस, कैसा इक्विपमेंट आपने यूज़ किया था, कितना देर तक हुआ था, क्या गलती किया, उसके आधार पे। मान लीजिए यदि इनिशियल वायलेशन होता है, पहली बार गलती होती है, तो इम्प्रिजनमेंट होता है 5 साल के लिए और 1 लाख तक का फाइन या दोनों। वायलेशन यदि आपने बढ़ा दिया तो 5,000 प्रतिदिन आपको पैसा लगेगा, और 1 साल तक यदि आपने वायलेशन किया, गलती किया, नहीं पकड़ा, उसके बाद यदि पकड़ाते हैं तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स रूल्स के बारे में देखा, जिसका एस्टेब्लिश 2000 में हुआ था, और साथ में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। ये जो नोट्स मैं आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ एकदम टू द पॉइंट है और लाइन बाय लाइन है। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं आपको बता दूं, ये यूजीसी नेट के साथ साथ किसी भी सेट का एग्ज़ाम आप देते हैं या गेट का एग्ज़ाम देते हैं एनवायरमेंटल साइंस से, ये वहाँ पे लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक। और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर शेयर करें, और जब भी आप लेक्चर देखें तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के बीच और ज़्यादा लेक्चर लेके आऊँगा। और वैसे तो मैं लेके ही आऊँगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको एनवायरमेंटल साइंस का इस तरीके से इतना अच्छे से नोट्स बना के लेक्चर उपलब्ध नहीं है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर का लुत्फ़ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।